नमस्कार। देश का सबसे पुराना चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद चैनल जी न्यूज और उसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक चौरसिया। ऑपरेशन अतीक, माफिया बुरी तरह भयभीत, अगर ये लाइन कही जाए उत्तर प्रदेश के माफियाओं के संदर्भ में तो गलत नहीं होगा। अतीक अहमद जो उत्तर प्रदेश के दुर्दांत माफिया डॉन में से एक है, उसके ऊपर 100 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं, लेकिन अभी तक वो विधानसभा जाता रहा, संसद जाता रहा, इस बार जेल चला गया है। लेकिन जब अतीक का सफर हो रहा था साबरमती जेल से लेकर इलाहाबाद तक, प्रयागराज तक, माफ कीजिएगा अब नाम प्रयागराज है, प्रयागराज तक, तो अतीक अहमद जो शेर होता था अपने घर में प्रयागराज में, वो भीगी बिल्ली बना हुआ था। जेल की वैन में उसे बिठाया गया। वो अतीक जो एसी कमरों से बाहर नहीं निकलता था, जिसके अय्याशी के अड्डे आपने देखे किस तरह से पुलिस ने उस पर छापा मारा था, उसका दफ्तर जिसको खोदने पर करोड़ों रुपए बरामद हुए, वो एक सामान्य कैदी की तरह लगभग 24 घंटे की दूरी तय करते हुए साबरमती से 3 राज्यों को क्रॉस करते हुए प्रयागराज आता है। नैनी सेंट्रल जेल अब उसकी जगह होगी। कल उसको सजा सुनाई जानी है सुबह 11 बजे उमेश पाल अपहरण के मामले में। इसी उमेश पाल को अतीक अहमद, उसके बेटे, उसकी पत्नी ने मिलकर कुछ दिन पहले, लगभग 1 महीने से 3-4 दिन ऊपर मौत के घाट उतार दिया था। तभी से अतीक अहमद का काउंटडाउन शुरू हो गया था। हालांकि अतीक अहमद से सिंपैथी जताने वाले भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में कम नहीं थे। इन तमाम पहलुओं पर बात होगी, सभी कुछ हम आपको बताएंगे, अपडेट भी बताएंगे। लेकिन मैं आपको अभी बता दूं कि अभी क्या हो रहा है। अभी जो नैनी जेल है, नैनी जेल, वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहां पर अतीक अहमद अब कुछ चंद मिनटों के अंदर पहुंच जाएगा। बताया जा रहा है कि लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है प्रयागराज से इस वक्त, और तेजी से ये कारवां आगे बढ़ रहा है। इस कारवे में कौन कौन है? 2 जेल की वैन है, 2 जो है एस्कॉर्ट्स हैं, और इसके अलावा 45 पुलिस वाले हैं। सभी पुलिस वालों के फोन बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ 5 पुलिस वाले सीधे हेडक्वार्टर से संपर्क कर रहे हैं। अतीक अहमद ने साबरमती जेल से निकलने के वक्त ये बताया था कि कोर्ट के कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है, मुझे मारने की साजिश है। कितना भीगी बिल्ली बना हुआ था अतीक अहमद, आप इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। वही अब प्रहार हुआ है पूरी तरह से माफिया पर। योगी ने कहा था मिट्टी में मिला दूंगा। कई लोगों को जो है मिट्टी में भी मिलाया गया। बुलडोजर कार्रवाई उन लोगों के घरों पर हुई जो शूट आउट के लिए जिम्मेदार थे, या शूट आउट से जिनका कोई ना कोई कनेक्शन था उमेश पाल की हत्या से। मैं आपको तुरंत बता दूं कि कौन कौन लोग मेरे साथ जुड़ गए हैं और कौन कौन लोग जुड़ने वाले हैं। सबसे पहले अजय आलोक जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, राइट की विचारधारा से प्रभावित रहते हैं, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। थोड़ी देर में अनिला सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, वो मेरे साथ जुड़ेंगी। विक्रम सिंह जी, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश के, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। फरहान साहब AIMIM के स्पोक्स पर्सन हैं, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। और सतीश प्रकाश जी, पॉलिटिकल एनालिस्ट, वो मेरे साथ जुड़ेंगे। अजय जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे करता हूं। अब जो योगी ने कहा वो कर दिया है, मिट्टी में मिला दिया उन शूटर्स को जो अभी तक गायब हैं। और दूसरा, अतीक भीगी बिल्ली बना हुआ है, जिसे एक जमाने में शेर कहा जाता था। माननीय सांसद फूलपुर कह के आज भी उसको उसके परिवार वाले संबोधित करते हैं। ये सच्चाई है, ये हमारे राजनीतिक विमर्श जो है हमारा, उसकी ये सच्चाई है कि अतीक अहमद 5 बार MLA, 1 बार MP, वो भी फूलपुर से, जहां पे जवाहरलाल नेहरू की कॉन्स्टिट्यूंसी होती थी, और जनता के द्वारा चुना गया था। उसे किसी राजनीतिक दल ने चुना नहीं था। राजनीतिक दल तो सिर्फ उम्मीदवार बनाते हैं, उसे जनता के दल के द्वारा चुना गया था। ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का फेलियर कहिए या हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम का ताकत कहिए, मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसे ऐसे लोग भी चुने जाते हैं। और खुलेआम डॉन, खुलेआम उनको हीरो बनाने का काम व्यवस्थाएं करती आई हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति इसी को तो कहते हैं कि आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को किसी भी हालत में बख्शना नहीं चाहिए। वही काम योगी सरकार कर रही है। बिहार में 2005 से 10 के बीच में 93,000 अपराधियों का कन्विक्शन हुआ, कानून का राज का नाम आया। तो बिहार में भी हुआ है, अब नहीं हो रहा है। बात है कि आपकी राजनीतिक सोच किस तरफ की है, तो उसी तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति डेवलप होगी।
अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी तो समाज में क्राइम बढ़ेगा, राजनीति में भी क्राइम बढ़ेगा। एक साफ सुथरी राजनीतिक व्यवस्था देने का सपना छोड़ दीजिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि शीर्ष नेतृत्व का बेंट ऑफ माइंड किधर है। अब आप मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। करप्शन पे ऑर्डिनेंस लाया था मनमोहन सिंह सरकार ने, राहुल गांधी ने फाड़ दिया उस वक्त। आज लोग कह रहे हैं कि उसी कारण राहुल गांधी फंस गए। लेकिन आप सोचिए कि केंद्र में बैठी हुई सरकार करप्शन में 2 साल से ज्यादा पे सदस्यता न जाए ऐसा ऑर्डिनेंस लाती है, तो सरकार का माइंडसेट क्या है? वो करप्शन को बढ़ावा देने वाला माइंडसेट है कि करप्शन को खत्म करने वाला माइंडसेट है? तो आज मुझे लगता है कि अमृतकाल में इस देश है, तो देश के सारे नागरिकों को यह सोचना चाहिए कि वो किस तरह की व्यवस्था, किस तरह की सरकार चुनना चाहते हैं। एक क्रिमिनल करप्शन बेंट की ऑफ माइंड की, या स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कि अपने नागरिकों को देश का भविष्य उज्जवल करे। ठीक है, मैं आऊंगा आलोक जी। 1 महीने बाद भी शूटर्स का अरेस्ट ना होना क्या कहता है? क्या इसका सिग्नलिंग है? क्या इसका नैरेटिव बनेगा? लेकिन कपिल श्रीवास्तव जी, आपकी पार्टी तो पूरे वक्त ऐसा लगता था अतीक अहमद के साथ खड़ी है। रामगोपाल यादव ने, प्रोफेसर साहब ने तो यहां तक बोल दिया कि उसके भाई को मार डाला जाएगा इनकाउंटर के नाम पर। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। और क्यों गलत नैरेटिव के पीछे समाजवादी पार्टी भाग पड़ती है हमेशा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कानून का राज के अंदर गाड़ी पलटना नहीं होता। वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी पे अगर कोई बुलेट लगती है, चाहे वो किसी की भी हो, तो उसकी क्वेरी और इंक्वायरी होती है, होनी भी चाहिए। क्योंकि इस देश में जो कानून है वो ये कहता है कि 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलेगी। और जब तक कोई ट्रायल से नहीं गुजरेगा, एकाध गुनाहगार को संसद में पहुंचा देते हैं। कपिल जी, ये इसी मासूमियत के साथ आप अतीक अहमद जैसे गुनाहगार को संसद का टिकट देके संसद पहुंचा देते हैं। इसी मासूमियत के साथ कि 100 बेगुनाह, एक बेगुनाह को जो है वो नहीं होना चाहिए, 100 गुनाहगार छूट जाए। इसी मासूमियत के साथ, इसी मासूमियत से ब्रिजेश सिंह भी पहुंचते हैं, ब्रिजभूषण सिंह भी पहुंचते हैं, विनीत सिंह भी पहुंचते हैं, और तमाम ऐसे सिंह साहब हैं जो भारतीय जनता पार्टी के। ये ब्रिजभूषण जी आपकी पार्टी से भी सांसद रहे हैं। कपिल जी, बोलने से पहले पूछा करिए, ब्रिजभूषण शरण सिंह आपकी पार्टी से भी सांसद रहे हैं। बहुत अच्छी बात दीपक जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गजब बात करते हैं। अतीक अहमद भी वॉशिंग मशीन में धुलने चला जाए तो साफ हो जाएगा। ये तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है कि 145 उनके विधायक पर हीनियस क्राइम है। डिप्टी मुख्यमंत्री पर भी हत्या का प्रयास और हत्या का आरोप रहा है। उन पे पशु तस्करी से लेकर के 419, 20, 67, 68, 71 का रहा है। अभी शाइस्ता परवीन ने और उसकी बहन ने 5 करोड़ रुपए के हवाला का काम का बताया कि नंद गोपाल नंदी साहब के ऊपर, जो कैबिनेट मिनिस्टर भारतीय जनता पार्टी के, वो सुख आराम कर रहे हैं उसके पैसे का। तो उस पर तो कोई जांच नहीं बैठ रही है, ना उस पर कोई बात हो रही है। भाई वो तो अब इनका है ना। और जहां तक रह गई बात गाड़ी पलटने की, कोर्ट के कन्विक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये तो निर्णय आ रहा है, उसके बाद पता चलेगा। निर्णय की एक प्रक्रिया होती है जिसमें कोर्ट में केस आगे नहीं बढ़ता था। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या ये सच नहीं है कि आपके टाइम कोर्ट में केस आगे ही नहीं बढ़ता था? वरना अतीक अहमद सैकड़ा लगा चुके हैं, सेंचुरी लगाई है उन्हें अपराध की, हत्या, अपहरण और पता नहीं क्या क्या। चलिए, हाँ, वेरी गुड। ये सारे लोग जिनका नाम लिया उन पे भी वही है। लेकिन मैं एक बात आपको बता रहा हूं कि अभी आपने जुडिशरी सिस्टम पे सवाल किया। सरकार का काम वहां खत्म हो जाता है या सरकार के एजेंसीज का काम वहां खत्म? माफ कीजिएगा, मैंने कहा कि आपकी सरकारों में तो अपराधियों के मुकदमे आगे नहीं बढ़ते थे। हाँ, तो वही तो कह रहे, मुकदमे अगर आदमी नहीं बढ़ते हैं तो वो बाहर थोड़ी देखे जाते हैं, सड़क पर, अदालत में देखे जाते हैं। उसी सिस्टम का सवाल आपने। मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए, पुलिस के हाथ वही खाली हो जाते हैं जहां वो आरोप पर संस्थित कर देती है और माननीय न्यायालय में उसको आहूत कर देती है। उसके बाद वो न्यायालयी प्रक्रिया है, एविडेंसेस कब आएंगे, कब मुख्य परीक्षा होगी, कब प्रति परीक्षा होगी, कब उसके बाद जो है बहस होगी, दोनों पक्षों की बहस होगी, कब जो है मुलजिम से भी एविडेंसेस की बात अंत में कही जाएगी। बीच में एक प्रक्रिया उसका वो भी आता है जिसमें 313 का बयान होगा। नहीं, एक मिनट सुन लीजिए। तो प्रक्रिया यहाँ न्यायालय में होती है, और न्यायालय में अगर कोई एडजर्मेंट होता है या कोई अन्य बात होती है तो कहीं ना कहीं से कानून के लूप होल्स का दोनों फायदा उठाते हैं।
इसको आप ना कहें, वो फिर आप कोर्ट पे छोड़ दिए। ये सारी चीजें कपिल जी, और वहीं आप देख लीजिए, जब फास्ट ट्रैक कोर्ट यूपीए सरकार ने बनाई तब से लेकर के आज, चाहे एमपी एमएलए कोर्ट हो या कोई हो, उसमें डेली बाय डेली की सुनवाई होती है। इसलिए न्यायालय की प्रक्रिया विभिन्न भिन्न मामलों में भिन्न भिन्न तरीके से होती है। और आज इस बात की आपको खुशी होनी चाहिए, कपिल जी आपने अपनी बात कह दी। एक इतने बड़े मामले पे अदालत अपना फैसला देने जा रही है। यदि कोई गुनाहगार है तो उसको सजा मिलेगी, और यदि अगर नहीं है तो उसे नहीं मिलेगी। इसलिए जुडिशरी सिस्टम पे हमें विश्वास करना है। अच्छा, ठीक है कपिल जी, आपकी बात मान ली। जैसे कड़े सवाल आपसे, वैसे ही अनिला जी से मेरा एक कड़ा सवाल है। अनिला जी, आप जो है कानून व्यवस्था पर एक मजबूत पकड़ का दावा करती है उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरा सीधा सवाल है, 1 महीने तक उमेश के पाल को मारने वाले शूटर अभी भी खुले घूम रहे हैं। जिसने बम फेंक के धुआं कर दिया वो गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार है। क्या इसको सरकार की नाकामी के तौर पर नहीं देखा जाए अनिला जी? मेरी सबको राम राम। और दीपक जी, बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो पुलिस है, प्रशासन है, वो हाथ पे हाथ रखकर बैठा हुआ है। जो वो सारे लोग जो इस पूरे हत्याकांड में इन्वॉल्व रहे हैं, कुछ पर एक्शन हो गया है, बाकी की खोज बाकी है और खोज भी जारी है। ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए हैं। ये योगी सरकार है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से अपराध और अपराधीकरण पे अंकुश लगा है, ऐसी हवा में तो नहीं लग गया ना दीपक जी। अगर आज हम कहते हैं कि हत्याओं के जो मामले हैं वो तकरीबन जो है 70% कम यहाँ पर हो गए हैं, तो ऐसी तो नहीं हो गया। अभी मैं कपीश जी को सुन रही थी, उन्होंने कहा कि अगर अतीक के हवाले उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी है तो कोर्ट उसको सजा देगा, नहीं है अपराधी है तो नहीं देगा। 100 से ज्यादा मुकदमे जिस व्यक्ति के ऊपर हों, उसके भाई के ऊपर हों, 8 से ज्यादा जो है 302 और 307 के मुकदमे हों, और सैकड़ों हमें मालूम है किस प्रकार का ये एक दुर्दांत अपराधी रहा है। उसके लिए कपीश जी जो हैं, क्योंकि इनके नेता रहे हैं ना ये, इसलिए इनको डर तो होता ही है। कह रहे हैं कि अगर अपराधी होगा तो कोर्ट सजा देगी, नहीं होगा तो नहीं देगी। मतलब अभी भी इनको लग रहा है कि ये शायद अपराधी ना हो। तो ये मानसिकता वाले जब सत्ता में आए हैं, तो जो सपोलों को सांप बनाने का काम इन्होंने किया है, उनके साम्राज्य में अपने पैसे को एडजस्ट करने का काम किया है, उनकी दहशतगर्दी से चुनाव जीतने का काम किया है, उनके नंबर 2 का पैसा इस्तेमाल इन्होंने अपने चुनावों में किया है। तो बताइए, ये लोग तो शायद देंगे। इनको तो डर लगेगा ही लगेगा कि कहीं गाड़ी ना पलट जाए। इनकी तो धड़कनें तेज हैं ही हैं। तभी तो रामगोपाल यादव जी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसके हवाले से कह रहे कि हमें डर है कि कहीं उसकी हत्या ना हो जाए, कहीं उसका एनकाउंटर ना हो जाए। इनके एक बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कितना दर्द इनके सीने में है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ योगी सरकार, योगी जी ने बोला कि मट्टी में मिला देंगे, तो मट्टी में मिला देंगे। जहाँ पे चाहे वो हत्या के मामले हो जाएं, चाहे वो बलवा के मामले हो जाएं, दहेज हत्या के मामले हो जाएं, बलात्कार के मामले हो जाएं, हर चीज में कमी आई है। सबसे बड़े आबादी वाला मेरा प्रदेश है, प्रदेश क्या पूरा देश है। कंपैरेटिव एनालिसिस में अपराध कम हुए हैं। ठीक है, मैं सीधे यहां से चलता हूं फरहान साहब के पास। फरहान साहब, ये माननीय सांसद फूलपुर जो इनका परिवार इनको कहता है, और कुछ लोग अभी भी कहते हैं, ये AIMIM में भी घूम के आ चुके हैं, आपको पता होगा 2022 के चुनाव में। तो अब क्या कहेंगे इन माननीय माफिया के बारे में? को दीपक भाई सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को पकड़ लिया गया है और जो बचे हुए उनको पकड़ लिया जाएगा। अनिला सिंह जी की लगता है कि आंख बड़ी कमजोर है यूपी पुलिस की तरीके से, क्योंकि जितने लोग CCTV में चाहे वो बम बरसाते, चाहे गोली चलाते, या चाहे जो भी चीजें करते दिखे हैं, उनमें से एक अपराधी को आज की डेट तक उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन ने पकड़ा नहीं। मैं ये बस एकदम ये साफ और स्पष्ट ये बात कह रहा हूं। और दूसरी बात बता दें, आप अभी योगी जी पे सवाल उठाएंगे कि आपने अपराधी को नहीं पकड़ा। यही अपराधियों का सरगना माफिया अतीक अहमद जब AIMIM में आपकी पार्टी था तो क्या लोकतंत्र की रक्षा कर रहा था फरहान साहब? वो अतीक अहमद को आपने इसलिए लिया 2022 में क्योंकि वो लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक था, माफिया थोड़ी ना था। दीपक भाई, मैं अपनी बात रखूं, आपकी बात मैंने सुन ली। आपने कही कि अतीक अहमद को आपने 2022 में, आपको मेरी बात का जवाब देना होगा सर। हम बहस कर रहे हैं, हम रैली नहीं कर रहे हैं, हम पब्लिक रैली नहीं कर रहे हैं।
मैं दीपक भाई, मेरी बात तो मैंने आपके सब प्रश्न सुन लिया, मैं अब अपना उत्तर देना चाह रहा हूं। आपने कहा कि अतीक अहमद जैसे दुर्दांत अपराधी को, माफिया को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने यहाँ सदस्यता दी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने अतीक अहमद की पत्नी को सदस्यता दी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अतीक अहमद की पत्नी को सदस्यता दी थी, ना कि अतीक अहमद को सदस्यता दी थी। ये बात बिल्कुल क्लियर है। अगर बात बराबर है, बात बराबर है। कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ लो, बराबर है भैया, कान ही पकड़ रहे हैं आप। अगर दीपक भाई, अगर आप बात बराबर और आप उसकी पत्नी भी, अब उसकी पत्नी भी उमेश पाल हत्याकांड की मुख्य आरोपी है। शूटर्स के साथ उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। आपको पता है कि नहीं पता है? दीपक भाई, जब हमने उसको सदस्यता दी थी तब उमेश पाल हत्याकांड में उस पत्नी का नाम नहीं था, ना ये हत्याकांड हुआ था और ना उसकी फोटो वायरल हुई थी। मैं एकदम क्लियर बात कर रहा हूं। जिस टाइम हमने उसको क्या नाम है सहिस्ता परवीन को सदस्यता दी थी, उसके ऊपर एक भी आपराधिक मुकदमे नहीं थे, बाकायदा इसको पूरा तरीके से चेक करा कर दिया गया था। दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि अतीक अहमद की पत्नी को अगर आप सदस्यता देते हैं तो चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे कान उधर से पकड़िए, तो फिर गुजरात में 97 मुसलमानों के कातिल मनोज कुलकर्णी की बेटी पायल कुलकर्णी को जब भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, तो क्या आप कान उसी तरीके से पकड़ेंगे जिस तरीके से अभी हमारा पकड़ रहे हैं कि अतीक अहमद की पत्नी को दीजिए और या चाहे क्या नाम है अतीक अहमद को सदस्यता दीजिए? बात तो एक ही हुई। तो आप मानते हैं कि जिसको 97 मुसलमानों के कातिल को, जिसको कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है, उसकी बेटी को भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में टिकट दिया और टिकट देने के बाद विधायक बनाने का काम किया, तो क्या आप मानेंगे कि ये काम भी गलत है? उसका जवाब बीजेपी देगी, उसका जवाब बीजेपी देगी। बीजेपी क्या जवाब देगी? आज हम अतीक अहमद के बारे में बात कर रहे हैं। सीधे हम चलते हैं विक्रम सिंह जी के पास। विक्रम सिंह जी, अतीक अहमद को इस तरीके के लाना, इसके क्या अपराधियों के लिए संकेत है, इसके राजनीतिक संकेत क्या है? और आपसे यह भी समझना चाहूंगा, वो अतीक अहमद जो बड़े एक साधारण परिवार से आता था, संघर्ष करके जो गुजर बसर हुआ, वो हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक कैसे बन गया? नमस्कार दीपक जी और सभी को पैनलिस्ट को नमस्कार। अतीक पुत्र फिरोज तांगेवाला, आपने बिल्कुल सही कहा, सामान्य संसाधन, अशिक्षित, लेकिन आज हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है। इसका एक ही कारण है, राजनैतिक सजीवन बूटी और ऑक्सीजन। राजनैतिक व्यक्तियों ने इनको वो ऑक्सीजन और सजीवन बूटी दी कि जिससे आज ये एक भस्मासुर हो गए हैं और एक समस्या बन गए हैं शासन प्रशासन के लिए। लेकिन न सिर्फ ये बढ़े, इनका कद बढ़ा, और अगर वरिष्ठ और शीर्षस्थ नेता इनके कुत्ते से हाथ मिला रहे हैं और अतीक अपने कुत्ते को लेकर के जो पॉलिटिकल मंच था, डायस, वहां तक जा सकते हैं। आप स्वयं समझ सकते हैं कि अतीक का रसूख और अतीक की पहुंच कहां तक थी। इसको कोई रोकने टोकने पूछने वाला नहीं था और यही कारण है दीपक जी कि आज इनका एक वर्चस्व प्रयागराज में था। अब जिस तरीके से लाए गए हैं, जिस तरीके से भय और आतंक इनके चेहरे से साफ टपक रहा है, झलक रहा है, ये कुछ भी कहें कि मैं डर किस बात का, लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है दीपक जी, स्कूल बॉयज विस्लिंग इन द डार्क। जैसे छोटे बच्चे अंधेरे में सीटी बजाते हैं, इसलिए नहीं कि उनको सीटी बजाने का शौक है, बल्कि इसलिए कि वो भयाक्रांत हैं। अतीक और उसका गिरोह पूरी तरीके से भयाक्रांत है, क्योंकि ऐसी टंकार के साथ उद्घोषणा कभी नहीं हुई, मिट्टी में मिला देंगे। और ये कहीं किसी ऐसी वैसी जगह नहीं, सदन के पवित्र पटल के ऊपर यह घोषणा की गई, तो आज नहीं तो कल। और जो लोग पूछ रहे हैं कि आखिर जो सीसीटीवी में थे वो कहां गए, अरे ओसामा बिन लादेन, सारी दुनिया लगी थी, वर्षों लग गए, अंततोगत्वा निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ? ददुआ ठोकिया 40 साल चले, अंततोगत्वा निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ? अंतिम सवाल दीपक जी, यूपी पुलिस की गिरफ्त से आज तक बचा हो, सुल्ताना से लेके आज तक, माधो सिंह, मोहर सिंह, ददुआ ठोकिया, पोथी छविराम, महावीरा, शिवराज नेक्से, सबके इलाज जैसे थे देवता वैसा पूजन हो चुका है, और ये भी जैसे देवता है वैसा पूजन इनका भी होगा। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं। विक्रम जी, आपने बिल्कुल सही समझाया। पिता तांगेवाला, बिना पढ़ा लिखा, हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक, रसूख इतना कि अपने कुत्तों को राजनीतिक रैलियां में मंच पर ले जाया करता था अतीक अहमद। एक सवाल मैं विक्रम जी से और लेना चाहूंगा। विक्रम जी, मेरा सीधा सवाल है, कई लोग इस बात की बड़ी आलोचना कर रहे हैं कि 1 महीने बाद भी पुलिस शूटर्स और बमबाजों तक नहीं पहुंच पाई। क्या आप इसे पुलिस की असफलता नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता हूं। यह कोई सामान्य जेब कतरे या उठाईगीर नहीं है।
ये शातिर दिमाग के पेशेवर अपराधी हैं। इन्होंने अपना प्लान बी और भागने के रास्ते पहले तैयार कर लिए थे, लेकिन इनको ये नहीं मालूम था कि इनका भागना और पलायन ही इनका सेल्फ गोल होगा। ये भाग जाते हैं तो साम्राज्य भी गया, रसूख भी गया और ठसक भी गई। और दूसरी तरफ अगर पुलिस के सामने आते हैं तो भी इनके सामने एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। इनके दीपक जी भागने के सारे रास्ते समाप्त हो चुके हैं। अभी तक इन्होंने ऐसे दुर्दिन देखे नहीं थे। अब जब देख रहे हैं, इनको खुद मालूम पड़ेगा दीपक जी कि इन्होंने रॉन्ग नंबर डायल किया है और लेने के देने पड़ जाएंगे इन लोगों को। और अभी क्या है, अभी तो जब 100 लोगों की टीम बनेगी, इनके इश्तिहार और फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर लेके जब जाएंगे और दौड़ाएंगे, समझ रहे नेपाल में सुरक्षित है, बांग्लादेश में सुरक्षित है, दुबई में सुरक्षित है। वास्तविकता दीपक जी ही ये कहीं सुरक्षित नहीं है। और जहां पर हमारे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं और जहां पर हमारा हर चीज खुलासा नहीं करना चाहिए, आपके चैनल को सब लोग देखते हैं, आपके प्रोग्राम को सब लोग देखते हैं, लेकिन जिस तरीके का हमारा नेटवर्क हिंदुस्तान में है, वही नेटवर्क हमारे हमदर्दों का और जगहों भी है। और ये जहां कहीं होंगे, इनको खींच के वैसे ही लाया जाएगा सलाख के पीछे, जैसे हिंदुस्तान में अतीक को किया गया है। ठीक है, मैं सीधे कपिल श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। कपिल जी, देखिए, समाजवादी पार्टी दो आपने राजनीतिक तौर पर मुद्दे उठाने की कोशिश की। बयान किसका याद है? अखिलेश का याद नहीं है, जो सवाल ये पूछ रहे थे कि माफिया कैसे इतना छुट्टे हाथ हो गया कि उसने एक आदमी का खुलेआम मर्डर कर दिया। लेकिन बयान वो याद है, मिट्टी में मिला दूंगा। बयान रामगोपाल जी का ये याद किया जा रहा है, योगी जी का बयान याद किया जा रहा है। बयान ये याद किया जा रहा है रामगोपाल जी का, जिन्होंने एक तरह से उसमें पुलिस वालों को धमकी दी थी कि आप ये समझ लीजिए, अगर इनकाउंटर होगा, फर्जी होगा तो इंक्वायरी भी होगी, सरकार बदलेगी तो अधिकारी ही नपेंगे, राजनेता नहीं नपते। ये बात रामगोपाल जी ने कही थी। तो ये क्या संकेत देने की कोशिश कर रही है? गलत नैरेटिव के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है, ये आपको नहीं लगता कपिश जी? जी दीपक जी, मैं ये कह रहा हूं, तो कानून के आगे मुलजिम को मिट्टी में मिलाना चाहिए, लेकिन कानून से मिलाना चाहिए। अगर आप उससे पहले, चाहे जिन कारणों से गाड़ी पलट जाए या पलट दी जाए, उससे व्यक्ति साबित नहीं होता कि उसने वो दोष किया था। इसलिए इस देश के कानून के साथ न्याय होना चाहिए, वो हम सबको करना चाहिए। और कपिल जी, ये मैंने माना, कानून ये कहता है कि जब तक आरोप साबित ना हो जाए, एक व्यक्ति बेकसूर है। जो लोगों का कहना है कि उमेश पाल की गवाही के बाद दोष साबित हो जाएगा, ऐसे में उसे फांसी की सजा भी मिल सकती है, क्योंकि फिरौती के लिए रंगदारी, इसके मामले में अपहरण, फिरौती के लिए अपहरण जो है वो उसके लिए सजाए मौत दी जा सकती है। विक्रम सिंह जी, मेरा एक सवाल, आपने बताया था कि किसका कितना उसका राजनीतिक रसूख था कि उसके पेड जो हैं उनसे राजनीति के बड़े बड़े नेता हाथ मिलाया करते थे। इसकी क्राइम कुंडली बताइए, कैसे इसने शुरू किया और कैसे ये इतना बड़ा माफिया बना? आपको तो कंटेस्ट होगी एक पुलिस अधिकारी के तौर पर। जी, 1979 पे आए और लगभग 4 दशक तक इसके और इसके गिरोह, जिसको कि जब लिस्टिंग की गई थी उसका नंबर पड़ा था IS 247। IS 247 का मतलब इंटर स्टेट गिरोह 247, लगभग 140 मुकदमे। और उस जमाने में अतीक के ऊपर 25,000 के इनाम से शुरुआत की गई थी। और बॉडी ऑफेंसेस और प्रॉपर्टी ऑफेंसेस में शायद ही कोई ऐसा अपराध और धारा होगी IPC की जिसका कई अपराध इसके ऊपर पंजीकृत न किया हो। इसकी USP क्या है? गवाह या तो पक्षद्रोही यानी हॉस्टाइल हो जाए, या उसकी हत्या हो जाए, या मुकर जाए, या अदालत में आए ही ना, जिसके परिणाम स्वरूप इसको एक भी मुकदमे में, और ये मैं समझता हूं कि राज्य का नहीं, ये पूरे देश का एक रिकॉर्ड होगा कि 150, 125 अपराधों में इसको एक भी सजा नहीं मिली। अब ये देखना है कि ये इनका रिकॉर्ड कल टूटता है या नहीं टूटता है। जो भी फैसला आएगा हमारे लिए तो शिरोधार्य है, लेकिन इनका जो इतिहास रहा है, अपनी क्रूरता के बल पे, अपने स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स की बदौलत और राजनीतिक रसूख की बदौलत, पहले इन्होंने यहाँ गुंडागर्दी की इलाहाबाद में, इलाहाबाद की गुंडागर्दी के बाद जब उन्होंने देखा कि प्रयागराज छोटा पड़ रहा है, तो उसके बाद जाके नोएडा में जाकर के गुंडागर्दी की। नोएडा में भी इनके यही हालात थे। कालांतर में ये ऐसे भस्मासुर हो गए कि जिनका नियंत्रण आज संभव हो पाया, वरना ये जिस संपत्ति के ऊपर हाथ रख लेते थे वो संपत्ति उनकी। ठीक है, आपने बड़ी बात कही।
चलिए अनिला सिंह जी के पास चलते हैं। अनिला सिंह जी, आपने कपीश जी की बात सुनी, वो अभी भी ये कह रहे हैं कि आदमी जब तक अपराध कोर्ट में साबित ना हो जाए, अतीक के संदर्भ में ही सवाल पूछा था, तब तक वो आरोपी और अपराधी नहीं है। देखिए, चाहे आरोपी अपराधी नहीं है, माफ कीजिएगा। चाहे आप सतीश जी से बात कर लीजिए, चाहे आप कपीश जी से बात कर लीजिए, दर्दे दिल दर्दे जिगर इनका यही है कि इनके नेताओं के ऊपर जिस प्रकार की कार्रवाई हो रही है, तो ये तो रो रो कर बोलेंगे ही कि नहीं नहीं, जब तक कोई अपराधी सिद्ध नहीं हो जाता उसको आप अपराधी कैसे कह सकते हैं। अरे जाकर उनके घरों में पूछो जहां पर हत्याएं करी हैं इसने, जिन लोगों को टॉर्चर किया है, जिन लोगों का अपहरण किया है, उन लोगों का दर्द नजर नहीं आता। अतीक अहमद और परिवार का दर्द नजर आता है, मुख्तार अंसारी और परिवार का दर्द नजर आता है इन लोगों को। एक बार बीते दिनों से अतीक अहमद और उमेश पाल हत्याकांड पे लगातार बात चल रही है, चर्चा चल रही है। एक अगर समाजवादी पार्टी, एक अगर बीएसपी के जो नेता, प्रवक्ता, सपोर्टर जो हैं, एक बार भी ये कहा हो कि अतीक अहमद जो कार्य करता था बहुत गलत था, अपराध नहीं करना चाहिए था, वो खराब व्यक्ति था, उसकी सोच गलत थी, एक बार भी नहीं। आप इन लोगों की मानसिकता समझिए। ये उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश क्यों नहीं बन पाया? यही कारण था, ये मानसिकता थी। अपराधियों को ये लोग बढ़ाते हैं, शय देते हैं, तो जिस मानसिकता का राजा होगा उसी प्रकार का उसका राज्य होता है। हम पर लोकतंत्र में रहते हैं, यहां मुख्यमंत्री होते हैं राज्य में, तो जो मुख्यमंत्री ऐसे थे जो इनको शय देते थे, अपने स्वार्थ के कारण शय देते थे, तो ये अतीक अहमद जैसे, मुख्तार जैसे लोग जो हैं खूब पनपे। इनका बैकग्राउंड क्या, अभी आप खुद भी बता रहे थे दीपक जी, विक्रम सिंह जी भी बता रहे थे, इस आदमी का बैकग्राउंड क्या है। छोटे मोटी चोरी चकारी और फिर अचानक इतना बड़ा डॉन माफिया कैसे बन गया? योगी आदित्यनाथ जी ने तो नहीं माफ करिएगा बना दिया, पर यहां योगी आदित्यनाथ जी ने जब विधानसभा में खड़े होकर जब वो दहाड़ के कहा था ना कि मट्टी में मिला दूंगा, तो अखिलेश यादव जी कांप गए थे, झूठ बोलने लग गए थे कि हमारा नेता कभी नहीं रहा, हमारा नेता कभी नहीं रहा। इतना बड़ा झूठ विधानसभा में। पर योगी जी का यही है कि जो कहते हैं वो करके दिखा देते हैं। यही सवाल कपीश जी से लेता हूं। सतीश प्रकाश जी भी जुड़ गए मेरे साथ। अब सतीश जी, मैं उम्मीद करता हूं जब मैं साइस्ता परवीन पर सवाल पूछूंगा तो आपका ऑडियो नहीं जाएगा, मैं सीधे कपीश जी के पास चलता हूं। कपीश जी जवाब दीजिए। अखिलेश जी क्यों कह रहे थे कि नहीं हमारा नेता नहीं है, हमारा नेता नहीं है, जबकि 2006 में तो आप ही की टिकट पर वो माननीय लोकसभा पहुंचे थे, माननीय सांसद फूलपुर बने थे। देखिए दीपक जी, 2017 में समाजवादी पार्टी ने जो यज्ञ किया उस यज्ञ पे हम आज कायम है। समाजवादी पार्टी आज एक ऐसा रोड मैप लेकर, मैं निश्चित रूप से आपको ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से अनिला सिंह ने पूछा, उनका मैं प्रश्न का उत्तर दे दूं, क्योंकि वो उत्तर देना बहुत जरूरी है। ठीक है, लग रहा है मेरी आवाज कपीश जी तक और कपीश जी की आवाज मुझ तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। मैं सीधे सतीश प्रकाश जी के पास चलता हूं। सतीश जी बताइए, जिस राजू पाल के हत्या को आधार बनाकर 2007 में मायावती जी चुनाव जीती थी, उसी राजू पाल के हत्यारे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को टिकट क्यों देना पड़ा मेयर पद का? जरा ये बताइए सतीश जी, इसके पीछे कौन सा सामाजिक न्याय है, ये भी समझा दीजिए मुझे थोड़ा। नहीं, देखिए, अपराधी की अगर पति अपराधी है तो पत्नी अपराधी नहीं होती है, ऐसा दुनिया की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। भारत के संविधान अभी तो अपराधी है भाई, वो फरार मुजरिम है। आप बोलिए ना, आप बीएसपी का टिकट आपने लिया तो वापस आ जाइए, सरेंडर कर दीजिए पुलिस के सामने, अपील करिए आज आप। सुनिए, देखिए दीपक जी, शायद आप और बीजेपी दो ही ऐसे हैं कि जो इस हत्या के कारणों को नहीं जानना, बाकी पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इसको भली भांति जानती है कि पिछले 1 महीने से उत्तर प्रदेश पुलिस सरकार के दबाव में काम कर रही है। जो मूल अपराधी है उनको बचाने का कहीं ना कहीं फायदा मिल रहा है। आप नाटक कर रहे हैं। अतीक अहमद अगर इतना सातिर अपराधी है तो उमेश पाल का बाकायदा ट्रायल करा करके, गवाही दिला करके उसके बाद हत्या करता है, ये भी तो देखो ना। तो इसके पीछे कौन है ये भी इसको जान लीजिए। कहीं प्रयागराज की राजनीति तो नहीं घूम रही है, कहीं वहाँ मेयर का चुनाव तो नहीं घूम रहा है, इसको जरा ऐड कीजिए। और अभी तक पुलिस ने कोई भी अपराधी गिरफ्तार नहीं किया है। गिरफ्तार ये नहीं किया है कि कहीं ना कहीं सरकार का दबाव है। वैसे सतीश प्रकाश जी सरकार में आ जाएंगे तो अच्छा ठीक है, मेरे पास अब वक्त इतना ही है, लेकिन चलते चलते मैं एक बात कहना चाहूंगा।
चलते चलते मैं ताल ठोक के मैं एक बात कहना चाहूंगा, और सतीश जी खासतौर पर आपको, जब आरोप लगते हैं या आरोप लगाए जाते हैं तो उसके पीछे भी कोई तथ्य होता है। आरोप जब लगते हैं कानूनी या ये कहें आपराधिक, तो उसके पीछे भी कोई तथ्य होता है। लेकिन कभी कभी जो है तथ्य के साथ जो है राजनीति जब मिक्स होती है तब मामला गड़बड़ा जाता है। तब फिर राजू पाल के हत्यारे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को बीएसपी को टिकट देना पड़ता है मेयर पद का। खैर, राजनीति है, जनता ऐसी राजनीति और हर तरह की राजनीति का जवाब वोट के माध्यम से देती है, देती रहेगी। फिलहाल ताल ठुमके में इतना ही।